हे गाइस, हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने ये समझ लिया कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर को बाइलोब्ड और डाइथिकस कहने का क्या मतलब है और टेट्रास्पोरेंजिएट कहने का क्या मतलब है। ठीक है, फिर हमने ये समझ लिया कि भाई इस स्पोरेंजिया में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 करके 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। इस 4 माइक्रोस्कोप के ग्रुप को टेट्राड कहेंगे और यही टेट्राड का जो ग्रुप है, इसमें जो हर एक माइक्रोस्पोर है वो इवेंचुअली डेवलप करेगा एक एक पॉलन में। ठीक है, अब एक चीज बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब ये डिवीजन करेगा तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। वो न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करेगा? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा टैपिटम की सेल्स, वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कभी कभी आपको टेस्ट या नीट में मिल सकता है। हर एक माइक्रोस्पोर इज सराउंडेड बाय अ कैलोज वॉल। तो क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल सराउंडेड था, इसलिए माइक्रोस्पोर भी मियोटिकली सराउंडेड होगा। ठीक, सो टेट्राड जो बन जाएगा तब भी वो सराउंडेड होगा टेपिटम के कैलोज वॉल से। इवेंचुअली ये कैलोज वॉल को डिग्रेड किया जाएगा। इवेंचुअली जब माइक्रोस्पोर को फ्री होना होगा तो इस टेपिटम के द्वारा सिक्रीटेड जो कैलोज वॉल था उसको ब्रेक करेगा बाय सिक्रीटिंग एन एंजाइम कैलेज। ओके, सो टेपिटम ने ही कैलोज वॉल बनाया और टेपिटम ने ही कैलेज एंजाइम बना के कैलोज के वॉल को तोड़ दिया। अब क्या होगा, हर एक माइक्रोस्पोर अपना इंडिविजुअली काम कर सकता है। ठीक है, और इंडिविजुअली काम करके उसे क्या बनाना है? अब उसे बनाना है पॉलन ग्रेन। अब देखो, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर था जिससे पॉलन बने, माइक्रोस्पोर बनेगा और पॉलन बनेगा, इसलिए उसको पॉलन सैक कह सकते हैं। बट हमें बोलना चाहिए दे विल बिकम पॉलन सैक्स। ठीक है, दे इवेंचुअली विल बिकम पॉलन सैक्स बिकॉज राइट नाउ दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर सैक्स कह सकते हो आप, क्योंकि शुरुआत में उसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे। ठीक, अब बात आती है पॉलन ग्रेन की। पिछले क्लास में हमने पॉलन ग्रेन तक समझ लिया था कि पॉलन ग्रेन कैसे बना। अब हमें समझना है आगे की कहानी। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक गेमीटोफाइट है बेटा। गेमीटोफाइट यानी कि इसका काम होता है गैमीट बनाना। अब ये गैमीट कैसे बनाएगा ये हमें समझना है। ठीक, सो आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। बाहर कैलोज वॉल था जो डिग्रेड हो चुका है। अब पॉलन ग्रेन के पास दो वॉल्स हैं, एक अंदर वाला फाइन वॉल जिसको आप कहते हो इंटाइन, और एक बाहर वाला थिक वॉल जिसको आप बोलोगे एक्साइन। इस डायग्राम में ये जो हल्की सी ब्लू लाइन आपको दिख रही है दैट इज इंटाइन। कंटिन्यूअस लेयर है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके ठीक बाहर जो ये डिसकंटिन्यूअस वॉल आपको दिख रही है, दिस इज आपका एक्साइन। और ये जो डिसकंटिन्यूअस वॉल है एक्साइन की, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। अब तक का नोन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज आपका स्पोरोपोलिन। ये टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, एसिड हो, एंजाइम्स हो, ये उससे डिग्रेड नहीं होता। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम हमें नहीं मिला जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, सो इंटाइन जो है सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ है, एक्साइन जो है वो बना हुआ है आपका स्पोरोपोलिन का। नाउ एक्साइन का जो पैटर्न है बेटा वो काफी अलग अलग होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो पॉलन ग्रेन का शेप्स या साइज मिलेगा वो काफी वैरायटी मिलती है। ओके, इसी ह्यूज वैरायटी को पढ़ने वाले लोगों को हम पेलिनोलॉजिस्ट कहते हैं। पेलिनोलॉजिस्ट जो पेलिनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ पॉलन को करते हैं। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन है उसकी वॉल जो डिसकंटिन्यूअस है, इसमें आपको होल्स मिलेंगे, है ना। डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि कहीं ना कहीं गैप्स है। इन्हीं गैप्स को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्मिनेशन जहां से होगा उसको बोलेंगे जर्म पोर। अभी तक आप जर्मिनेशन से समझते थे सीड, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है सीड रूट और शूट देगा और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते थे। अब आप बहुत जल्द पढ़ने वाले हो कि सिर्फ सीड ही रूट और सीड डेफिनेटली रूट और शूट दे सकता है, बट पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है जो मेल गैमीट को कैरी करके फीमेल गैमीट के पास ले जाएगा। उस ट्यूब के बनने के प्रोसेस को भी जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है,
और वो ट्यूब इसी जर्म पोर से होके निकलेगा, इसीलिए इसको कहा जर्म पोर। जर्मिनेशन यहां से होगा। ठीक, अब सेंटर में एक न्यूक्लियस है, बट इवेंचुअली क्या होगा, यहां पे वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे ये वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करते जाएंगे और न्यूक्लियस को सेल के एक तरफ की ऊपर एक तरफ को ढकेल देंगे। ढकेल देंगे मतलब पुश कर देंगे। ठीक, ये जो डिवीजन है वो अनइक्वल होगा। इस स्पिंडल को हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल, बिकॉज ये सेल को बराबर बराबर नहीं बांट रहा। ठीक है, कैसे बराबर बराबर नहीं बांटेगा? कुछ इस तरीके से कि दो तरह के सेल बनेंगे। एक सेल होगा जो वेजिटेटिव सेल होगा, उसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होगा, उसका न्यूक्लियस इरेगुलरली शेप्ड होगा, वन ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चंस। लेकिन दूसरा सेल जो होगा वो जेनरेटिव सेल होगा, और इस जेनरेटिव सेल में का स्पिंडल जो है, न्यूक्लियस जो है वो स्पिंडल शेप्ड होगा डेंस साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक, तो आपका जो पॉलन ग्रेन एक सिंगल सेल था, वो डिवाइड होके दो सेल बनाया, अ जेनरेटिव सेल एंड अ वेजिटेटिव सेल। बड़ा वाला वेजिटेटिव, छोटा वाला जेनरेटिव। जेनरेटिव शुरुआत में एक कोने में है, क्योंकि हमारा स्पिंडल ही एक कोने की तरफ बना था। और स्पिंडल एक कोने की तरफ क्यों बना था? उस वैक्यूल के कारण। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल का स्टेज है, इसको कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। आपके 40% ऑफ पॉलन, नॉट मेजॉरिटी, ओनली 40% ऑफ पॉलन इसी स्टेज पे निकल जाते हैं। अभी तक हमारे पास गैमीट नहीं था। ठीक है, 40% ऑफ आपका, सॉरी 60%, मैंने उल्टा बोल दिया, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स इसी दो सेल स्टेज पे निकल जाएंगे। अभी तक अगर 2 सेल स्टेज है, यानी मेरे पास मेल गैमीट नहीं बना है। ओके, अब क्या होगा, ये जो स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल था, धीरे धीरे विल फर्दर डिवाइड एंड प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियाई, और ये एंड से साइटोप्लाज्म के बीच में चला जाएगा। ठीक, ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो मेल गैमीट्स होंगे, और ये वेजिटेटिव सेल के सेंटर में चला जाएगा। और फिर ऐसा लगेगा कि ये जो जेनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है। ये देखो, ये है फाइनल पिक्चर। ठीक, सो दिस जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ये लास्ट स्टेज नहीं बनाती, लिखती है। एनसीईआरटी लिख देती है that at final stage generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell, ये लिखती है। लेकिन डायग्राम वो सिर्फ यहीं तक बनाती है जहां वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से पुश करके जेनरेटिव सेल एंड में पहुंच जाता है। जेनरेटिव सेल एक कोने में, वेजिटेटिव सेल एक कोने में, बट वो लिख देती है कि भाई जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा। ठीक, तो इस फाइन डिफरेंस का याद रखना। अब पॉलन जब रिलीज हो गया, चाहे वो 2 सेल स्टेज पे हो या 3 सेल स्टेज में, डजेंट मैटर। 60% स्टेज 2 सेल होता है, 40% जो है 3 सेल स्टेज है, यानी जनरेटिव सेल भी डिवाइड करके गैमीट बना चुका है। अब पॉलन कितने समय के लिए वायबल रहेगा? वायबल मतलब कामदायक। वो कितने समय तक काम कर सकता है? काम करने का मतलब फर्टिलाइजेशन एबिलिटी उसके पास कितने समय तक रहेगी? ये वायबिलिटी वेरी कर सकती है स्पीशीज टू स्पीशीज। ये वायबिलिटी जो है वेरी करेगी स्पीशीज टू स्पीशीज। और इस वायबिलिटी को कौन और डिसाइड कर सकता है? टेम्परेचर या मॉइस्चर। जाहिर सी बात है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो शायद वो वायबल नहीं रहेगा। अगर लो टेम्परेचर है तो पॉलन को हम काफी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सेम वे में मॉइस्चर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो जर्नी है पॉलन ग्रेन की, एक बार वो प्लांट से डिटैच होके निकल गया, देन हाउ लॉन्ग विल इट रिमेन वायबल, दैट कैन चेंज। ठीक है, उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, स्पोरोपोलिनिन है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, बट कितना, है ना। स्पोरोपोलिनिन खुद डिग्रेड नहीं हो सकता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉलन के अंदर के लिविंग मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। आप ऐसे समझो, जब तक घर इंटैक्ट है, घर की दीवारें इंटैक्ट है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा, अग्रीड। बट अगर बहुत ठंड हुई तो वो ठंड तो अंदर पहुंचेगी ना, और आपको ठंड लगेगी। सेम वे, जब तक स्पोरोपोलिनिन इंटैक्ट है, वो फिजिकली सेल को प्रोटेक्ट करेगा, बट अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, सॉल्युबल एंजाइम्स अंदर आ गए, फिर तो प्रोटेक्शन उतना पॉसिबल नहीं है। अब स्पोरोपोलिनिन इज अ वेरी स्पेशल कंपाउंड जो इतना रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस है बिकॉज इट्स derived from carotenoids and it contains fatty acid, एक स्पेशल मिक्सचर है कंपाउंड का। और इसी वजह से आपके पॉलन ग्रेन्स बहुत बेहतरीन फॉसिल्स बनाते हैं, क्योंकि वो समय के साथ डिग्रेड नहीं होने वाले। बाकी चीजें डिग्रेड हो सकती है, बट पॉलेंस का डिग्रेडेशन इज स्लोड बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलन। ठीक है ना। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पॉलन रिलीज का ट्रिगर क्या था। हमने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ते समय बोला था एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और आपका मिडिल लेयर्स, इनका रोल होगा आपके डिहाइसेंस में, रप्चरिंग में। और ऐसा क्यों होगा, लेकिन वो क्यों करेंगे ऐसा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन के कारण उनमें ब्रेक आता है और फिर वो डेहिसाइज कर जाते हैं। कुछ फैक्ट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। वो कुछ फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, पहला, स्फेरिकल, द साइज एंड द शेप ऑफ द पॉलन ग्रेन। शेप आप देख चुके हो, स्फेरिकल है। साइज क्या होगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर, लगभग उतना बड़ा होगा वो। और कई बार पॉलन एलर्जीज का भी कारण बनते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा इज जनरली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया का या अपर ब्रोंकाई का। अगर लोअर ब्रोंकाइज भी अफेक्ट हो रहे हैं तो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सो कई बार पॉलन से लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए आपने देखा होगा कई लोग फूल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये छोटा छोटा जो पॉलन है उनके ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है। ओके, अब क्योंकि हम समझते हैं कि पॉलन इज अ वेरी रेजिस्टेंट मटेरियल, तो उससे प्लांट का स्प्रेड होना बहुत इजी होता है। और कुछ इसी तरह पार्थीनियम, पार्थीनियम इज द बोटानिकल नेम ऑफ कैरेट ग्रास, इंडिया आया था इंपोर्टेड वीट के साथ, और अब देखो वो सब जगह फैल चुका है। ये छोटे छोटे फूल वाला जो प्लांट है पार्थीनियम, अब एक बहुत ही फेमस वीड बन चुका है, पार्थीनियम हिस्टेरोपोरस। और इसकी वजह से आपके जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत सारा कंपटीशन मिलता है। वी डोंट वांट पार्थीनियम, बट अब वो आ चुका है और जाने का नाम नहीं लेता। ठीक ना। पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिटिव, क्योंकि देखो आप समझो, वो जो वैक्यूल्स थे उसके अंदर सब्सटेंसेस स्टोर्ड थे पॉलन के डेवलपमेंट के लिए। तो कई बार एथलीट्स पॉलन को कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज देयर और इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। In reality it is just source of nutrients, it's not a enabling drug। enabling drug बोले तो ऐसा नहीं है कि ये टेस्टोस्टेरोन जैसा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को, सॉरी आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा या मसल ग्रोथ को बढ़ाएगा, नहीं। इट्स जस्ट एन इनेबलिंग ड्रग, इनेबलिंग सब्सटेंस, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है, कोई ड्रग नहीं है ये। ओके, एक और चीज जो कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज वायबिलिटी। कुछ स्पीशीज के पॉलन 30 मिनट तक ही वायबल होते हैं। एग्जाम्पल राइस, ओराइजा सटाइवा। एग्जाम्पल वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे रोजासी, लेग्यूमिनेसी या सोलानासी। सोलानासी यानी आलू, लेग्यूमिनेसी यानी स्वीट पी, रोजासी रोड्स। तो ये सारे जो फैमिलीज हैं इनके पॉलन मंथ्स तक वायबल रह सकते हैं। और अगर आपको पॉलन को इससे भी ज़्यादा रखना है तो आप -196 डिग्रीज विच इज़ लिक्विड नाइट्रोजन उसमें स्टोर कर सकते हो। तो हर एक पॉलन की वाइबिलिटी तय होती है बाय नेचुरल कंडीशंस, बट आप चाहो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो बाय कीपिंग इट इन लिक्विड नाइट्रोजन। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो क्विकली समराइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या कर लिया। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि पॉलन
is the male gametophyte. Pollen is produced by microspore. Microspore is produced by microspore mother cell. और microspore mother cell कहाँ है? थीका में स्पोरोजिनस टिश्यू है, विच इज माइक्रोस्पोर मदर सेल का एग्रीगेट, और वहां से मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बना था। हमने ये भी समझ लिया कि प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं एंथर के, जो पिछली क्लास में था, और हमने ये भी समझ लिया कि 60% ऑफ दी पॉलन वो 2 सेल स्टेज पे निकल जाता है। 30% रिमेनिंग 40% में 3 सेल स्टेज देखने को मिलता है, जब जेनरेटिव सेल कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस दी 2 मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वेयर वी आर एंडिंग दिस वीडियो, एंड द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विथ गाइनोशिया। तब तक के लिए टेक केयर।